पहली कविता नई सभ्यता की मुसीबत। नई सभ्यता ज्यादा गोपनीयता नहीं बरत रही है। वह आसानी से दिखा देती है अपनी जंघाएं और जबड़े। वह रौंद कर आई है कई सभ्यताओं को, लेकिन उसका मुकाबला बहुत पुरानी चीजों से है जिन पर लोग अभी तक विश्वास करते चले आए हैं। इसलिए उसकी थकान, उसकी आक्रामकता समझी जा सकती है। कई चीजों के विकल्प नहीं हैं, जैसे पत्थर, आग या बारिश। तो यह असफल होना नहीं है। हमें पूर्वजों के प्रति कभी कभी नतमस्तक भी होना चाहिए। उन्हें जीवित रहने की अधिक विधियां ज्ञात थीं, जैसे हमें अब मरते चले जाने की ज्यादा जानकारियां हैं। ताड़पत्रों और हिंसक पशुओं की आवाजों के बीच या नदी किनारे घुड़साल में पुआल पर जन्म लेना कोई पुरातन या असभ्य काम नहीं था। अपने दांत मत भींचो और उस न्याय के बारे में सोचो जो उसे भी मिलना चाहिए जो मांगने नहीं आता। गणतंत्र की बरसगांठ या निजी खुशी पर इनाम की तरह नहीं, मनुष्य के हक की तरह हरेक को थोड़ा आकाश चाहिए। खाने सोने लायक जमीन तो चाहिए ही। माना कि लोग निरीह हैं, लेकिन बहुत दिनों तक सह न सकेंगे। स्वतंत्रता सबसे पुराना विचार है, सबसे पुरानी चाहत। तुम क्या सिखा सकती हो हमें, जबकि थूकने तक के लिए जगह नहीं बची है। तुम अपनी चालाकियों में नई हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दुकानदार की उदासी है। जितनी चीजों से तुमने हमें घेर लिया है, उनमें से कोई सी भी चीज जरा सा भी ज्यादा जीवन नहीं देती, सिवाय कुछ नई दवाइयों के जो यूं भी रोज रोज दुर्लभ होती चली जाती हैं और एक विशाल दुनिया को अधिक लाचार बनाती हैं। हंसो मत, यह मशीन की नहीं, आदमी की चीख है। उसे मशीन में से निकालो। घर पर बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ कुछ बेहतर सलूक करो, लेकिन जानते हैं तुम्हारी भी मुसीबत कि इस सदी तक आते आते तुमने मनुष्यों की बजाय वस्तुओं में बहुत अधिक निवेश कर दिया है। एक छोटी सी कविता है, आदिवास। आदिवास। यदि मैं पत्थर हूं तो एक शिल्प भी हूं। जैसा हूं वैसा बनने में मुझे युग लगे हैं। हटाओ अपनी सभ्यता की छेनी, हटाओ विकास के ये हथौड़े। मैं पत्थर हूं, पत्थर की तरह मेरी कद्र करो। ठोकर जरा संभल कर मारना, पत्थर हूं। एक है कवि की अकड़। अपनी राह चलने वाले कुछ कवियों के बारे में सोचते हुए, यूं तो हर काल में कवियों को जिंदा मारने की परंपरा है। हाथी तक से कुचलवाने की निर्दयता है, और समकाल में तो यह कहकर भी क्या पता जिंदा है भी या नहीं। खबर मिली नहीं महीनों से और मोबाइल भी है पकड़ से बाहर। किसी कार्यक्रम में वह दिखता नहीं, दिख जाए तो बीच में से उठकर गायब हो जाता है एकाएक। जब वह खुद ही रहना चाहता है मरा हुआ, तो कोई दूसरा उसे कैसे रख सकता है जीवित। और वह हर किसी विषय पर लिख देता है कविता, हर बात को बदल देना चाहता है प्रतिरोध में। कहता है यही है हमारे समय का सच्चा विलाप। वह विलाप को कहता है यथार्थ और अकड़ता है। वह इतिहास लिखता है, भविष्य लिखता है और कहता है वर्तमान। हाशिए पर भी चलता है तो ऐसे जैसे चल रहा हो केंद्र में, कि हम अधिकारियों की, पुलिस की, रंगदारों और आयोजकों की, पार्टी जिलाध्यक्ष और रिपोर्टर की अकड़ सहन करते आए हैं। लेकिन एक कवि की अकड़ की आदत कभी रही नहीं, और वह कभी पाया जाता है कला दीर्घाव में, कभी आहते में, भटकता है गलियों में, उड़ता रहता है टूटे पत्ते की तरह। ना जाने कहां से क्या कमाता है, मांगता किसी से कुछ नहीं। इसी से संदिग्ध है वह और उसका रोजगार।
संदिग्ध नहीं है सेवी और शेयर बाजार, न बिल्डर, न विधायक, न ठेकेदार। संदिग्ध नहीं मालिक, संपादक और पत्रकार। संदिग्ध नहीं कारपोरेट, प्रमुख सचिव और सरकार। संदिग्ध नहीं आलोचक, निर्णायक और पुरस्कार। संदिग्ध है बस कवि की ठसक और उसका कविता संसार। जबकि एक वही तो है जो इस वक्त में भी अकड़ रहा है, जब चुम्मियों की तरह दिए जा रहे हैं सम्मान, जैसे देती हैं अकादमियां और स्मृति न्यास नाना प्रकार। और वे जिनका कविता से ना लेना देना ना कोई प्यार, तो परिषदों, संयोजकों, जलसा घरों के नहीं है कोई नियम, और मुसीबत ज़दा होते कवियों का भी नहीं है कोई नियम। लेकिन एक वही है जो कहता है आपके देने के हैं कुछ नियम, तो जनाब मेरे लेने के भी हैं कुछ नियम। वह ऐसे दौर में अकड़ता है जब चाहते हैं सब कि कभी चुपचाप कविता लिखे और रियाए, जहां बुलाया जाए वहां तपाक से पहुंच जाए, न किराया मांगे, न भत्ता, न रॉयल्टी, न सवाल उठाए, बस 100-150 ml में दोहरा हो जाए। बस 100-150 ml में दोहरा हो जाए। वह दुनिया भर से करे सवाल, लेकिन उसकी अपनी बिरादरी में ताकत कम हो जाए। आखिर में कहना चाहता हूं कि यदि उसकी कविता में हम सबकी कविता मिलाने से कुछ बेहतरी हो तो मिला दी जाए, यदि बदतरी होती हो तो हम सबकी कविता मिटा दी जाए, लेकिन एक कवि की ठसक को रहने दिया जाए। वही है जो बिल्कुल ठीक अकड़ता है, वही है जिसके पास अध्यादेश लाने की कोई ताकत नहीं, वर्दी नहीं, कुर्सी नहीं, मौके बेमौके के लिए लाठी तक नहीं। फिर भी एक वही है जो बता रहा है बेखौफ कि अकड़ना चाहिए कवियों को भी। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वह कविता की बची खुची अकड़ है, जीवन पर निर्बल की सच्ची पकड़ है। एक कविता है, दैत्याकार संख्याएं। बार बार पूछा जाता है तुम कुल कितने हो, कितने भाई बहन, कितने बाल बच्चे, कितने संगी साथी, तुम्हारे माँ बाप मिलाकर कुल जमा तुम हो कितने, अंदर कितने और बाहर कितने। मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने साथ कुछ पेड़ों को जोड़कर बताता हूँ, कुछ इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, कुछ पुरानी मूर्तियों को करता हूँ शामिल, कवियों, विचारकों, कहानियों के पात्रों, पूर्वजों को, कुछ किताबों और आसपास के जिंदा लोगों को गिनता हूँ। वे हंसकर कहते हैं हम रोज काट रहे हैं हजारों वृक्ष, बुद्धिजीवियों को डाल दिया है स्टोन क्रशर में, तोड़ी जा चुकी हैं तमाम मूर्तियां, तुम्हारी कथाओं के पात्रों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता, दुरुस्त हो गए हैं पाठ्यक्रम, बंद कर दिए हैं लाइब्रेरियां, उधर देखो उधर जिंदा ही जलाए जा रहे हैं तुम्हारे लोग, इन्हें घटाओ और अब बताओ इन सबके बिना तुम कितने हो। और जरा सोचो तुम इतने कम क्यों हो, इतने ज्यादा कम हो कि संदिग्ध हो। कुछ तो है तुम्हारे ही साथ गड़बड़, जो तुम हर जगह हर युग में अकेले पड़ जाते हो, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने ही देश में कम पड़ जाते हो। इतने कम होना ठीक नहीं, इतने कम होना राजनीति में मरणासन्न होना है, जीवन में इतने कम होना जीवन पर संकट है, इतने कम होने का मतलब नहीं होना है, इतने कम होना दृश्य में अदृश्य हो जाना है। आखिर कहता हूं भाई सचमुच में इतना ही कम हूं और अकेला हूं। वे कई लोग हैं, हथियारबंद हैं, ताकतवर हैं, लेकिन आश्वस्त नहीं हैं, उन्हें लगता है मैं कुछ छिपा रहा हूं। वे जारी रखते हैं अपनी तीसरे दर्जे की पूछताछ। इतने बहुमत के बीच तुम कैसे रह सकते हो अकेले, तुम एक राष्ट्र में निवास करते हो, किसी गुफा में नहीं। इस तरह कई लोग अगर रहने लग जाएं अकेले तो हमारे बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है। यह अकेले होना तो कोई षड्यंत्र है। जब तक तुम इस तरह अकेले हो खतरा हो। बताओ तुम सब मिलाकर कुल कितने जन अकेले हो। जरूरी है गिनती, पता तो चले कि तुम ऐसे कैसे अकेले हो जो अपने साथ जंगलों को, कीट पतंगों, दार्शनिकों, उपन्यासों, मिथकों, पुरखों और पहाड़ों को जोड़ लेते हो। भरमाते हो सबको, हरदम सबको गलत बताते हो, कहते हो अकेले हो, लेकिन सड़कों पर तो तुम साले ज्यादा दिखते हो, मारने पर भी पूरे नहीं मरते हो,
हम सबके लिए मुसीबत हो, हम जो इतने ज्यादा हैं जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते, मगर भूल जाते हो कि हम बहुमत हैं, भूल जाते हो कि हम हैं दैत्याकार संख्याएं। एक कविता थोड़े अलग संदर्भ से, उसका कुछ कहना उसके लिए जरूरी है। रौंदा शिल्पकार का नाम सबने सुना होगा, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े शिल्पकारों में, और बालजाक हमारे संसार प्रसिद्ध लेखक। रौंदा को एक बार बालजाक का शिल्प बनाने का कमीशन काम मिला। उन्होंने 7 साल में वो शिल्प बनाया, और जब उस शिल्प को पेश किया गया जिन्होंने उसको काम दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बालजाक जैसा दिखता ही नहीं है, तो बालजाक नहीं है, ये आपने इसका हम भुगतान भी नहीं करेंगे और उसको हम कहीं उपयोग भी नहीं करेंगे। बाद में जब रौंदा मर गया, बहुत दिनों बाद ये पाया गया कि बालजाक की इससे सुंदर शिल्प कुछ नहीं हो सकता, और आज संसार में उसकी बहुत सारी अनुकृतियां लगाई गई हैं, कई संग्रहालयों में है। ये इसका पृष्ठभूमि है। शिल्प जब सामने आया रौंदा का बालजाक, सब तरफ से उठा हाहाकार, ये नहीं है बालजाक, इसमें नहीं है बालजाक की कोई पहचान, यह लंबोदर, यह असुर, यह अरूप, सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता बालजाक। ये ओवरकोट नहीं है बालजाक का ओवरकोट। इस शिल्प में तो शामिल नहीं है लेखक की कलम भी, केश विन्यास में नहीं बालजाक की अदा, बालजाक की लट, इसका एक नाखून तक नहीं है बालजाक का नाखून। इस बालजाक को बनाने में कर दिया है तुमने बालजाक का खून। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसे कहा जा सके बालजाक। दुखी रौंदा चौराहे से बालजाक को उठा लाया अपने घर। वह जानता था यह जो मेरा है यही है असली बालजाक। वह जानता था लेखक का चेहरा नहीं होता केवल उसका चेहरा। लेखक के चेहरे में बैठ जाते हैं जमाने भर के चेहरे। अपने वक्त की यातनाएं, डर, चिंताएं घुल जाती हैं उसकी आंखों में। लिख दिए और ना लिखे जा सके शब्द बैठ जाते हैं जबड़ों में। कनपटियों पर उतर आता है जीवन का बोझ। अपमान, ध्वस्त सपनों और शिराओं के ऐठन से त्रियक हो जाता है, सलबटों से भर जाता है ललाट। रौंदा बुदबुदाता है, जिसने पढ़ा नहीं है ठीक से बालजाक वही कह सकता है ये नहीं है बालजाक। 7 साल मैंने पूरे 7 साल बिताए हैं बालजाक के साथ। तुम बालजाक को देखना चाहते हो साधारण तस्वीर की तरह, फिर क्यों आते हो किसी शिल्पकार के पास? अरे यही है बालजाक, ये खुरदुरा, ये अधूरा, ये असुंदर, यही है देदीप्यमान, यही है संपूर्ण, यही है बालजाक सुंदर। यह बालजाक के बालजाक हो जाने का शिल्प है। मैं क्या कर सकता हूं जो तुम नहीं देख पाते अपना लेखक, नहीं पहचान पाते अपने मिलने पर अपना बालजाक। दरअसल रौंदा के पहले नहीं था ऐसा बालजाक। रौंदा के पहले नहीं थी शिल्प की ऐसी दुनिया। रौंदा के बाद नहीं रही शिल्प की वैसी दुनिया। इसलिए एक दिन सबको समझना ही पड़ता है कि रौंदा का बालजाक ही हो सकता है हमारा बालजाक। जैसे बालजाक के पहले नहीं थी लेखन की ऐसी दुनिया, बालजाक के बाद नहीं रही लेखन की वैसी दुनिया। कि एक कला को समझने से ही समझ में आती है कला की दूसरी दुनिया। चलो एक प्रेम कविता सुनाता हूं। संध्या मेरी पत्नी का नाम है। संध्या की प्रशंसा में। एक प्रेम काफी है जिंदा रहने के लिए, एक ही प्रेम नष्ट होने के लिए। पर्याप्त है एक प्रेम का दंड, एक का ही वरदान कर देता है धन्य। एक प्रेम की निराशा फैल जाती है दूर तक, और वही थाम लेता है आशा का चिथड़ा। एक प्रेम से ऊब पैदा होती है और उसी से तृप्ति। एक प्रेम सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए, वही काफी है रात में चांद सितारों के वास्ते। एक प्रेम की व्यग्रता हो सकती है बर्दाश्त, संभाली जा सकती है बस एक प्रेम की प्रसन्नता। एक प्रेम गर्व से कर देता है सिर ऊंचा,
और वही बैठा देता है घुटनों के बल। जब कोई नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, सब विदा ले चुके होते हैं, तो अतल की तलहटी में सूखे उजाड़ के जीवन में टिमटिमाता है वही एक प्रेम। उसकी टिमटमाहट दिखती है प्रखर रोशनी की तरह। जब सब तरफ कोलाहल, आपादाफी और घबराहट होती है, वही प्रेम हाथ थाम कर देता है आत्मीय एकांत, और वही धकेल देता है जीवन की भागम भाग में। एक ही प्रेम कर देता है जीना मुश्किल, और एक उसी के लिए तो अटकी हुई है ये सांस। ठीक है, कविता का शीर्षक है शीर्षक उपशीर्षक। इतना राष्ट्रवाद है कि किसी से क्षमा याचना नहीं की जा सकती। इस प्रदूषण में साफ हवा बची है केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उड़ती हुई धूल ने नष्ट कर दी है खिली हुई धूप की प्रसन्नता। एक मुट्ठी मृदा परीक्षण में मिला है 6 किसानों का रक्त। आक्रामक चापलूसी को मीडिया ने बना दिया है प्रतियोगिता। लेकिन यह नैतिकता है जो परेशान करती है और क्रोध दिलाती है। प्रेमचंद अपना जीवन काट लेते स्कूल इंस्पेक्टर की तरह, तो बहुतेरे आलोचकों का संकट दूर हो जाता। बगीचों में खिले हैं फूल, लेकिन वर्जित है बच्चों का प्रवेश। बाजार की जगर मगर ने गरीब की निरीहता कर दी है उजागर। सर्वे की रिपोर्ट है कि लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। लोग कह रहे हैं नियमों ने कर दिया है जीवन का ही उल्लंघन। अभी अभी एक राज प्रमुख ने हत्या को उस तरह दी है स्वीकृति जैसे ताकतवर देश किसी नए पिछलग्गू देश को देता है मान्यता। आदमी अपने घर का नंबर भूलता है तो प्राकृतिक सहारे की उम्मीद में एक पेड़ के तने से टिका देता है अपना सिर। तब उसे पता चलता है कि यह पेड़ तो प्लास्टिक का है। और दूसरी कुछ एक पुरानी सी मैं कविता सुनाकर खत्म करता हूँ कि समय भी बहुत हो गया है। संग्रहालय। एक वस्तु जब किसी को अपना हृदय देती है तो जीवन भर के लिए दे देती है। वह अपना शरीर भी करती है उसको समर्पित, और इतनी अंतरंग हो जाती है कि सिर्फ उसी को देखकर पहचान लिया जा सकता है आदमी को। पटरियों के किनारे या अनजान सड़कों पर कितनी ही शिनाख्त वस्तुओं से हुई। वस्तुओं ने लोगों को लावारिस नहीं रहने दिया, लेकिन कई बार वे कहानियों के सिंहासन की तरह या वरदान में मिली पोशाक की तरह पेश आती हैं। उन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, उन्हें कोई दूसरा नहीं पहन सकता। कभी कभी पत्नी गुजर गई माँ की साड़ी पहनती है और एक करुण मजाक में बदल जाती है। वस्तुएं भी जीवितों से पाती हैं अपना जीवन। वह झोला नीला मटमेला बार बार वापरने से वह एक आदमी के शरीर का हिस्सा हो गया था। उस आदमी के साथ वह भी मर गया और पड़ा है उधर पुराने कपड़ों के साथ निस्पंद। मैं जिस शाम भी कांसे के कटोरे में दलिया खाता हूं, उसे अपने आंसुओं से भरा पाता हूं। घूमता फिरता हूं, संग्रहालय में चश्मा देखता हूं, छड़ी, छाता और कुर्सी देखता हूं। बेसाख्ता याद आता है कि घर में भी पीछे छूट गई वस्तुओं का संग्रह होता चला जा रहा है। अब अंत कर दो। अमीरी रेखा सुना देता हूँ। मनुष्य होने की परंपरा है कि वह किसी कंधे पर सिर रख देता है और अपनी पीठ पर टिकने देता है किसी दूसरे आदमी की पीठ। ऐसा होता आया है, बावजूद इसके कि कई चीजें इस बात को हमेशा कठिन बनाती रही हैं। और कई बार आदमी होने की शुरुआत एक आधी अधूरी दीवार हो जाने से, पतंगा, ग्वारपाठा का एक पोखर बन जाने से भी होती है।
या जब सब रफ्तार में हो तो पीछे छूट जाना भी एक शुरुआत है, बशर्ते मनुष्यता में तुम्हारा विश्वास बाकी रह गया हो। नमस्कार, हाथ मिलाना, मुस्कुराना, कहना कि मैं आपके क्या काम आ सकता हूं, अब ये अभिनय की सहज भंगिमाएं हैं और इनसे किसी को कोई सच्ची खुशी नहीं मिल पाती। शब्दों के मानी इस तरह भी खत्म किए जाते हैं। तब अपने को और अपनी भाषा बचाने के लिए हो सकता है तुम्हें उस आदमी के पास जाना पड़े, हो सकता है तुम्हें उस आदमी के पास जाना पड़े जो इस वक्त नमक भी नहीं खरीद पा रहा है, या घर की अपनी उस स्त्री के पास जो दिन रात काम करती है लेकिन जिसे आज भी सही मजदूरी नहीं मिलती। बाजार में तो तुम्हारी छाया भी नजर नहीं आ सकती, उसे चारों तरफ से आती रोशनियां दबोच लेती हैं। बसंत में तुम्हारी पत्तियां नहीं झरती। एक दिन तुम्हारी मुश्किल यह हो सकती है कि तुम नश्वर नहीं रहे। तुम्हें यह देखने के लिए जीवित रहना पड़ सकता है कि सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर तुम कितनी कितनी तरह का जीवन जी सकते हो, जब लोगों को रोटी भी नसीब नहीं। और इसी वजह से 100-150 रुपए पर 100-150 रुपए रोज पर तुम एक आदमी को और 200-400 रुपए पर एक परिवार को गुलाम बनाते हो, और रात की अगवानी में कुछ मदहोशी में सोचते हो, कभी कभी घोषणा भी कर देते हो कि मैं तो केवल अपनी मेहनत और काबिलियत से ही यहां तक पहुंचा। वो छोटी सी कविता है, रोटी, कंबल और पैरासिटामॉल। कई बार रखी गई मांगों को फिर रखता हूं कि 2 वक्त की चाय और 3 वक्त की रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े और रोशनी वाला हवादार कमरा चाहिए। वित्त मंत्री भला करें रिजर्व बैंक का या ना करें, मगर मुझे चटनी के लिए थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए। ठेले खोमचे वालों से भी छोटी मोटी चीजों का करना पड़ता है मोल भाव, जो बिल्कुल नहीं सुहाता, लेकिन टैक्स और बढ़ती महंगाई इतनी है कि करना पड़ता है। आप कम कर दें भले सचिवालय का स्टाफ, या बंदी हो जाए बिना काम का कोई मंत्रालय, मगर मुझे दाल, चावल, कंबल और कैल्शियम चाहिए। अनगिन मुश्किलें हो गई हैं चारों तरफ। देशव्यापी वीरताओं की नृशंसताओं से पटे हुए हैं अखबार। मुझे सिर दर्द है, दुख रहा है बदन, चढ़ आया है बुखार। इस हालत में मुझ नागरिक को किसी का वक्तव्य नहीं चाहिए, पैरासिटामॉल चाहिए।